अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। हाइपरटेंशन नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको पता था, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि हाइपोटेंशन होता है इन द मिड प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो यानी इट इज़ अ डिसऑर्डर। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं होता। पहली बात ये हो गई। और हमने ये भी पढ़ा था कि हाइपोटेंसिव जो था ना, एक सिंड्रोम भी हो रहा था, दैट इज़ द पोस्चरल हाइपोटेंशन सिंड्रोम। तो हाइपोटेंशन नॉर्मली होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी में। लेकिन जब हाइपरटेंशन होगी इट इज़ एबनॉर्मल। ठीक है, इट इज़ अ डिसऑर्डर। इसमें कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं या कौन कौन से हाइपरटेंशन की टाइप्स हैं, दैट इज़ द क्रॉनिक हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया एंड हेल्प सिंड्रोम। ठीक है, अब हम लाइन वाइज इन सब सिंड्रोम्स को पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक प्रेग्नेंट वूमेन है, ठीक है, उसको क्या है कि स्टार्ट से ही, ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई है। ठीक है, कितना है, 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा है। ठीक है, या फिर उसको जो जो जब आप मेजर करेंगे ब्लड प्रेशर, तो 20 वीक्स गेस्टेशन से पहले ही उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा। ठीक है, 20 वीक्स में ब्लड प्रेशर को नीचे होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बहुत कम होगा। सही है, सॉरी, इस केस में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली कम होना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। क्रॉनिक का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा पुराना। ठीक है, तो या तो उसको पहले से होगा या 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है उससे पहले से होगा। ठीक है, अब हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे कि हमें पता चले कि आइदर इट इज़ क्रॉनिक हाइपरटेंशन और समथिंग एल्स ना। तो इन्वेस्टिगेशन में आप सबसे पहले ईसीजी करते हैं, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी हार्ट से रिलेटेड है। तो ईसीजी आपने करनी है, इको आपने कर लिया। रीनल स्कैन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि किडनी सही वर्क कर रही है। ठीक है, किडनी से जो रेनिन हार्मोन है वो ज़्यादा तो नहीं निकल रहा। ठीक है, वो भी एक कॉज बनता है ब्लड प्रेशर की इंक्रीज़ होने का। फिर हम एलएफटीज, इलेक्ट्रोलाइट्स इसीलिए करेंगे कि सोडियम वगैरह तो ज़्यादा नहीं हुआ हुआ बॉडी में, वो भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर द इन्फेक्शंस, ठीक है, हम चेक करेंगे कि कोई इन्फेक्शन की वजह से ऐसा तो नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। या फिर हम ऑटो एंटीबॉडी स्कैन भी इसीलिए करते हैं कि एनी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और एनी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा बॉडी में। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशंस हो गई। इसके बाद आपके पास मैनेजमेंट आती है। ठीक है, अगर आपके पास हाइपरटेंशन जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन है दैट इज़ माइल्ड। ठीक है, माइल्ड कितना है कि अगर 150/100 से कम है, ठीक है, तो उसको आप कैसे करेक्ट करते हैं, वो खुद ही करेक्ट होती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिडक्शन मींस कि वो खुद ही ठीक हो जाएगी, उसको आप कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब जो चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं इस केस में, यानी जो ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं आप इसकी मैनेजमेंट में नहीं देते माइल्ड हाइपरटेंशन की, वो है एसीई इनहिबिटर्स। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है ARBs, दैट इज़ द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये भी इनहिबिटेड हैं। ठीक है, या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। डायूरेटिक्स भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। और बीटा ब्लॉकर्स में एक ख़ास इन्होंने नाम दिया हुआ है एटिनोलॉल। ये हो सकता है MCQs में आपके आ जाए, तो ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, अब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि अगर स्वीयर हाइपरटेंशन होगी तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। इसको तो आपने फिजियोलॉजिकल रिडक्शन पे छोड़ दिया ना, यानी खुद ही हो जाएगा ठीक, लेकिन उसके लिए कुछ हम मेडिसिन देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास स्फीयर हाइपरटेंशन है, तो स्फीयर हाइपरटेंशन का मतलब है कि ब्लड प्रेशर 150/100 से 150/100 से ज़्यादा होगा। ठीक है, जब ज़्यादा होगा तो ये स्फीयर हाइपरटेंशन है। इसमें हम जो ड्रग्स यूज़ करेंगे वो आते हैं लेबिटेलॉल, दैट इज़ द बीटा ब्लॉकर। ठीक है, और हमने पीछे पढ़ा था कि एटिनोलॉल उसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था, लेकिन इसमें हम लेबिटेलॉल दे रहे हैं। ठीक है, एंड मिथाइल डूपा हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास आता है कि ये जब आपने ड्रग्स मेडिकेशंस दे दी, ठीक है, फिर आपने वेट करना है कि स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो, यानी खुद ब खुद डिलीवरी हो जाए। ठीक है, और अगर मतलब और डिलीवरी की जो अटैम्प्ट आपने करनी है वो 39 वीक्स गेस्टेशन पे करनी है। ठीक है, उससे पहले नहीं करनी। लेकिन
अगर आपको लग रहा है कि जो वुमेन है उसकी डिलीवरी जो है वो 34 वीक से पहले हो रही है, तो उसको लाजमी आपने मदर को क्या चीज़ देनी है, स्टीरॉइड्स देनी है। ठीक है, स्टीरॉइड्स हम क्यों देंगे, ताकि जो फीटस है उसके लंग्स मेच्योर हो जाएं। ठीक है, स्टीरॉइड्स का काम ये होता है कि वो फीटस के जो लंग्स हैं उनको मेच्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बिफोर 34 वीक्स आपने स्टीरॉइड्स दे देने हैं मदर को। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कि एक टर्म है सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया क्या कंडीशन है, ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन जिन लोगों को होती है, ठीक है, उन लेडीज़ में क्या होता है कि जब क्रॉनिक हाइपरटेंशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसका वक्त गुजर गया ना, 20 वीक्स तक होती है, मैंने आपको बताया, उसके बाद क्या होता है कि सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास आपका जो यूरिन है उसमें प्रोटीन्स अपीयर होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एंड ऑर्गन डिसफंक्शन होगा। ठीक है, यानी जो आपके ऑर्गन्स हैं वो डिसफंक्शन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा या दोनों होंगे। ठीक है, और कब होगा, 20 हफ्ते तक तो हमने पढ़ा क्रॉनिक हाइपरटेंशन थी। ठीक है, 20 हफ्ते के बाद होगा, आफ्टर 20 वीक्स। ठीक है, ये कंडीशन आफ्टर 20 वीक्स होगी। इसमें प्रोटीन्यूरिया होगा एंड ऑर्गन डिसफंक्शन होगा। ठीक है, इसमें आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यू हैव टू डू द प्रॉम्प्ट डिलीवरी। ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट डिलीवरी करनी है, बेशक जो भी गेस्टेशनल एज है, आइदर इट इज़ 24 वीक्स, आइदर इट इज़ 34 वीक्स, आइदर इट इज़ 39 वीक्स। ठीक है, जो भी गेस्टेशनल एज है, और होगा ये 20 वीक्स के बाद ही। ठीक है, 20 या मतलब आफ्टर 20 वीक्स, 21 वीक्स में, 22 वीक्स में, किसी में भी हो सकता है। तो प्रॉम्प्ट डिलीवरी आपने कर देनी है। ठीक है, ये इसकी मैनेजमेंट हो गई। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर आता है दैट इज़ द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था क्रॉनिक हाइपरटेंशन। ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी से पहले ही जो औरत थी वो हाइपरटेंसिव थी। ठीक है, या 20 वीक्स तक। अब जब 20 वीक्स के बाद हाइपरटेंशन होगी और साथ में प्रोटीन्यूरिया एब्सेंट होगा। ठीक है, अगर प्रोटीन्यूरिया प्रेजेंट था तो हमारे पास सुपर इम्पोज्ड क्या नाम है इसका, सुपर इम्पोज्ड जो हमने पढ़ा था प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, वो होता था। लेकिन आपके पास अब प्रोटीन्यूरिया एब्सेंट है और आफ्टर 20 वीक्स है और आपके पास बहुत ज़्यादा राइज हुआ है ब्लड प्रेशर में। ठीक है, तो वो सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में यानी 20 वीक्स के बाद हो रहा है और प्रोटीन्यूरिया भी एब्सेंट है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। ठीक है, इसको हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। अच्छा, ये हाइपरटेंशन खुद ही रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, कब रिजॉल्व होती है, जब आपके पास पोस्टपार्टम मीन्स आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, 12 वीक्स आफ्टर डिलीवरी रिजॉल्व हो जाएगी ये। अच्छा, अब इसमें आता है आपके पास इट हैज़ नो एडवर्स आउटकम्स, यानी ना ही ये बच्चे पे ना ही ये मदर पे कोई इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। इसकी जब डायग्नोसिस आप करोगे तो डायग्नोसिस में आपके पास जब आप यूरिन को देखोगे, ठीक है, तो प्रोटीन्यूरिया नहीं होगा। ठीक है, जब आपके पास सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया था तो वो उसमें प्रोटीन्यूरिया था। ठीक है, और दूसरा ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों फाइंडिंग्स मिल गई तो आपको पता चल जाएगा इट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। आप मैनेज कैसे करोगे, यू हैव टू मैनेज इट कंजर्वेटिवली। ठीक है, आपने एज एन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, एज एन आउट पेशेंट जो है OPD में आपने इसको ट्रीट करना है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। और आपने डिलीवरी जो करनी है वो EDD मींस एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट पे ही करनी है। ठीक है, जो कि आपके पास टाइम होता है कि भाई इतने वीक्स में 39, 40 जितने भी वीक्स में डिलीवरी का टाइम बनता है उस औरत का, उसी दौरान आपने उसी वक्त आपने डिलीवरी करनी है। आपने पहले नहीं करना, क्योंकि इट इज़ नॉट हार्मफुल, इट हैज़ नो एडवर्स आउटकम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड हमने पढ़ लिया, फर्स्ट हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू।